तो ये सब जो प्रॉपर्टी है ना, यही सब जगह पे हमारे लिए काम करती है। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, एक्सटर्नल फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो सब आपने यहां पर देख लिया। फर्स्ट टॉपिक है अपना सॉलिड। सॉलिड से पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंसेस। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? आपके पास यहां पर आपने अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस देखे होंगे। जब कोई भी सब्सटेंस होता है तो वहां पर अकेला एक पार्टिकल तो होता नहीं है, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सब्सटेंस के अंदर, या लार्ज नंबर ऑफ वहां पर एटम्स होते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपने कभी ये देखा, ये सोचा होगा कि ये सारे इतने एटम्स है या इतने मॉलिक्यूल्स है, या एक दूसरे के साथ कैसे बंधे हुए रहते हैं। तो ये दोनों, ये जितने भी पार्टिकल्स है इनके अंदर, ये सारे किसी ना किसी फोर्स के साथ फिक्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं। और ये जो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो फोर्स यहां पर काम कर रहा है, इसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या? इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। किसी भी सब्सटेंस का जो बिहेवियर है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, जिसका नाम भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही है। उसका बिहेवियर, उसकी स्टेट, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन सब्सटेंसेस के बारे में जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे इस तरीके से मानो आपके 4 से 5 स्टूडेंट्स का या दोस्तों का एक ग्रुप है ना। अगर आप सबके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक फ्रेंडशिप है, तो आप क्या करोगे, वहां पर उस फ्रेंडशिप का फिर टूटना या वहां से बदलना, किसी के अगर कोई दूसरा कोई थोड़ा फोर्स लगाए वहां पे, थोड़ा किसी को लालच दे, तो उस फ्रेंडशिप का टूटना मुश्किल होता है। ठीक वहां पर वो जैसे हैं लगभग वैसे ही रहने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो यहां पर भी वैसा ही है कि जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब जहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सब्सटेंसेस की, उनको बीच में उनके आपस में लगने वाला फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। और अगर एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स, बहुत सारे एटम्स और उनके आपस में जो बीच में फोर्स लगता है एक दूसरे के लिए, वो होता है इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर सब्सटेंस फोर्स। तो ये जैसा कोई भी दो पार्टिकल होंगे उनका उसके अकॉर्डिंग फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपको यह पता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मोशन होगा या एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ पाएंगे? वो थोड़ा भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वो ना अपना शेप चेंज कर पाएंगे और ना अपना साइज चेंज कर पाएंगे, क्योंकि दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी 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 स्ट्रांग। तो उसको हम बोलते हैं क्या? इनको सॉलिड बोलते हैं। ये सॉलिड स्टेट में होता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं सेकेंड टाइप के सब्सटेंसेस की, जिनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े वीक हो गए कि अगर आपने उनको, क्योंकि कैसे हुआ मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपने उन सब्सटेंसेस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनके बीच में आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो उनके मॉलिक्यूल, जो उनको एनर्जी मिलने लगती है और वो थोड़ा वहां पे मूवमेंट करना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े से वीक होने लगते हैं। और जैसे उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े वीक होने लगते हैं, तो वहां पर वो अपना जो शेप है इसको तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइज उनकी अभी भी नियरली वही रहेगी, साइज में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है लेकिन क्या है, थोड़े वीक है। या आप सिर्फ ये कह सकते हो
स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, मीडियम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, तो वहां पर उनका शेप तो चेंज हो सकता है फिर, लेकिन उनकी साइज यानी कि उनका वॉल्यूम ये चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को आप क्या बोल देते हो, इनको आप बोल दोगे लिक्विड, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो क्या है, अभी भी सॉलिड रहेंगे, थोड़े वीक होंगे तो वो लिक्विड रहेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास अगर बहुत ही वीक है, बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, तो उस कंडीशन में उनको, जो मॉलिक्यूल्स है उनको एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पर भी वो सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इनको बोला जाता, इनके लिए जो शेप है वो भी चेंज हो सकती है, जो साइज है, वॉल्यूम जो है ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, और आप ये कह सकते हो देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को आप क्या बोल सकते हो, गैस बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक चीज और आ गई, जो गैस है और लिक्विड है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, ये वहां पर फैल सकते हैं, फैल मतलब ऐसे नहीं, ये फ्लो हो सकते हैं, फैल नहीं सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह पर इजी वे में फ्लो हो सकते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ फ्लो हो सकते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं, फ्लूइड, इनको हम फ्लूइड भी बोल देते हैं। फ्लड नहीं, फ्लड यानी जो वो नहीं होता, फ्लूइड बोल सकते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। लिक्विड्स और गैसेज को एक साथ मिलाकर हम फ्लूइड बोलते हैं, जबकि हमारे पास कई बार हो सकता है आपके कोई मिसकॉन्सेप्शन हो पहले का, कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड, ऐसा आपने पहले कहीं समझा होगा अपने आसपास में, कहीं ना कहीं हो सकता है सुना हो, लेकिन आज इस चीज को ध्यान में रखना, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों एक साथ, एक कंबाइन करके हम बोला जाएगा फ्लूइड्स को। इस चैप्टर में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले किसका, सॉलिड्स का। तो सॉलिड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड क्या होता है, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर very 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 strong in a substance due to which it cannot change its shape as well as its size means volume, they are tightly packed with each other, these substances are known as a solid, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, if intermolecular forces are very strong and molecules are tightly packed with each other, they cannot change their shape and size, are known as a solids। अब अगर लिक्विड और गैस की अगर डेफिनेशन आपको लिखनी होती है तो इजी वे में आप बना सकते हो कि इंटरमोलिकुलर थोड़े से वीक हो जाते हैं तो शेप चेंज कर सकते हैं, साइज नहीं कर सकते तो वो लिक्विड हो जाएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा वीक है एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो, उनको गैसेस स्टेट में बता सकते हो, और वहां पर उनके शेप और साइज दोनों चेंज हो सकता है, तो फिर वो गैस, और लिक्विड और गैस को दोनों को एक साथ मिलाकर आपने क्या कहा यहां पे, इन दोनों को एक साथ कंबाइन लिया, आप इनको फ्लूइड कह सकते हो। अब यहां पर इनको सॉलिड को सॉलिड रखने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, इनको यहां पर एक दूसरे के साथ में सॉलिड रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने पास कौन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसी को हम आगे काम में लेंगे, इसी को हम आगे काम में लेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इसके कारण क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे पास जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो चाहे और प्रॉपर्टी हो, सॉलिड की हर एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे, उतने ही उसी के अकॉर्डिंग वहां पर वो जो सब्सटेंस है वो अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सॉलिड का अपने पास जो एक मॉडल होता है, सॉलिड जो सब्सटेंस पूरा है
उसका एक हमारे पास एनालॉगी है, उसका एक मॉडल है, उस मॉडल के बारे में डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। तो और ये जो मॉडल है ये बनाने की कोशिश करता हूं मैं, उसके बाद ऑटोमेटिक सब कुछ इस एक मॉडल से आपको पता चल जाएगा। पूरा चैप्टर है ना वो एक मॉडल से आपका काम होने वाला है। कैसे, देखो हमारे पास यहां पर सपोज ये इसके पार्टिकल्स है और ये हम एक टेनिस बॉल की तरह इनको मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके पार्टिकल्स है और इन सभी पार्टिकल्स को हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है और ये इनके पास हमारे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ये जितने भी अपने पास टेनिस बॉल्स हैं इन सभी बॉल्स को हमने इस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग से ये सारी, और ये यहां पर टेनिस बॉल्स के साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ये लो, ओके। अब यहां पर आपको देखना है कि इस स्प्रिंग के जो मॉडल है अपने पास, इनमें से किसी भी एक पार्टिकल पे, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर थोड़ा सा इस डायरेक्शन में पकड़ के मैंने इसको खींच लिया, इधर मैंने इसको फोर्स लगा दिया। इधर जब मैंने फोर्स लगा दिया तो ये यहां से उठ करके, यहां से चल करके ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये यहां आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये यहां से चल के इधर आके, इधर चल के ये यहां आकर यहां बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको फोर्स लगाया एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी यहां पे, ये स्प्रिंग क्या करेगी, ये स्प्रिंग इस पार्टिकल को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ओके। तो मैं इसका दूसरा कंडीशन ले रहा हूं कि मैंने ये एक्सटर्नल जो फोर्स है इसको मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये वाला पार्टिकल इधर मूव करके यहां पे आने की कोशिश कर रहा है, यहां पे आ गया इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, अब ये स्प्रिंग इसको वापस, ये वाला जो फोर्स है स्प्रिंग का, इसको वापस थोड़ा रिपेल करके दूर भेज देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है इनमें किसी भी सब्सटेंस की, पार्टिकल की, सब्सटेंस के पार्टिकल की डिस्टेंस अगर एक फिक्स लिमिटेड डिस्टेंस है या उसको हम खींचते हैं बाहर, उसको हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। और उसके अलावा अगर ये डिस्टेंस कम होने लगेगी, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, तो यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहां पर रिपल्सिव नेचर की तरह बिहेव करेगा, वो उसको रिपल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये इसमें होने वाले चेंजेस को ओपोज करता है। कौन, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना यही चेंज करता है। और ये यहां पर इसी के लिए नहीं, हमें यहां पर मैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ऐसा अगर करता हूं, किसी भी पार्टिकल को मैं यहां से इधर खींचूंगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस पार्टिकल को, ये जो स्प्रिंग है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसको वापस अंदर की तरफ खींच लेंगे क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं यहां से इसको धक्का दूंगा अंदर की तरफ तो ये अंदर शिफ्ट होने की कोशिश, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाला पार्टिकल्स को, इस वाले पार्टिकल को ये स्प्रिंग इसको वापस धक्का देगी और इसको रिपेल करके उसी पोजीशन में ले जाने की यहां पर कोशिश हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफाइन होते हैं कि एक लिमिट तक अगर हम उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और एक लिमिट के बाद उनको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये यहां पर एज ए रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव यहां पर करने वाला है। कौन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसकी शेप और इसकी साइज में होने वाले चेंजेस को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी, इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड के इसी बिहेवियर को बोला जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हुई ना, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच अ
substance and object regain its original shape and original size is known as a elasticity। कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने शेप और साइज को रीगेन करने की कोशिश करता है, शेप और साइज को रीगेन कर लेता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं वहां पर, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? इलास्टिसिटी बोला जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनको अगर इस इलास्टिक सब्सटेंस का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं पहले। जैसे कि आपको क्या हो गया यहां पर, रबर जो हो गया ये एक सब्सटेंस हो गया, स्प्रिंग जो हो गई ये एक सब्सटेंस हो गई। इसके साथ साथ यहां पर एग्जांपल और भी है, लेकिन वो एग्जांपल आपके बाद में समझ में आएंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूं, स्टील इज ऑल्सो इलास्टिक सब्सटेंस, क्वार्ट्ज इज ऑल्सो इलास्टिक सब्सटेंस। जितने भी मेटल्स अपने पास सभी इलास्टिक होते हैं और उनकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन वो समझ में आपके बाद में आएगा। अभी तक आपने क्या समझ रखा है, स्प्रिंग और रबर ऐसी चीज है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है, उसको आप खींचोगे, वो अपने खींचोगे तो आपने बड़ा किया उसको, वो वापस छोटा होने की कोशिश करेगी। आप उसको दबाओगे तो वापस बड़ा होने की कोशिश करेगी। ओके, रबर है, रबर का भी ऐसा ही है, आप उसको इलास्टिक जो होता है खींचोगे वो छोटा होने की कोशिश करेगा, दबाने का उसमें ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसको दबाते हैं तो वापस वो फिर वो बड़ा होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये रबर की, और स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज की भी यही प्रॉपर्टी है। आप उसको दबाओगे वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और अगर उसको खींचोगे तो वापस अपने छोटे होकर उस शेप में चला जाएगा। तो अब एक बात बताओ कि यहां पर जो फोर्स उसको वापस छोटा कर रहा है, मतलब फिर से ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर रहा है, फोर्स, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है जो हम बाहर से लगा रहे हैं, ये इसकी स्टेट को या इसकी कंडीशन को, स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है, इसमें एरर पैदा कर रहा है ना, डिफॉर्म करना है, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? एक्सटर्नल force which is responsible for deformation, which is responsible for deformation, और आप क्या कह सकते हो? चेंज इन शेप, चेंज इन शेप और साइज। इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, इसको चेंज होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं। और ये एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स होता है। समझ में आया? और ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो इसको क्या कर रहा है? डिफॉर्म, और इसको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, मान लिया। तो वो फोर्स को क्या कहेंगे? जिस फोर्स के कारण ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में कन्वर्ट हो रही है, मतलब जिसके कारण इसके अंदर इलास्टिसिटी है, उस फोर्स को क्या कहेंगे? उस फोर्स को कहा जाएगा हमारे पास यहां पर, क्या बोलेंगे उसको? रीस्टोरिंग फोर्स। इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा, क्योंकि दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रीस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल साइज। समझ में आया ना? तो इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज इंटरनल फोर्स ड्यू टू विच substance regain its original shape and size is known as a restoring force। और ये फोर्स क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना, ये है दिस इज इंटरनल फोर्स एंड दिस वन इज
एक्सटर्नल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स इसके ओरिजिनल फोर्स है जो अंदर जनरेट हो रहा है। दिस फोर्स इज appearing inside the substance due to these intramolecular forces। ये इसके intramolecular forces है ना, उसके कारण है ना, उसको बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। और जो फोर्स इसके आउटर, जो एक्सटर्नल सोर्स हम जो लगा रहे हैं, जैसे हम वेट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इलास्टिसिटी किसके कारण होती है, इलास्टिसिटी होती है रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो अब इसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच property of substance due to which it generates restoring force and regain its original shape and size। शेप और साइज को आप ये भी कह सकते हो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। This property property of substance due to which it generates restoring force and regain its original shape and size is known as a elasticity of a substance। लेकिन आपने कुछ substances को ऐसे देखा होगा जिनको क्या होता है, आपने थोड़ा फोर्स लगा दिया और फिर वो अपने ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज में वापस नहीं आए। ऐसे भी आपने कुछ सब्सटेंस देखे होंगे। इस टाइप के सब्सटेंस का भी हमारे पास कोई नाम है, जिनको क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस के लिए उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। क्या बोला जाता है, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। अब प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर प्लास्टिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनको आपने फोर्स लगाया और वो डिफॉर्म होकर ही रह गए। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने कभी गीली मिट्टी है जो क्ले होती है उसका नाम सुना होगा। अभी तो बच्चे भी जो क्ले लाते हैं ना खेलने के लिए, जो शायद उसको डफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप जो गीली मिट्टी जो क्ले जो होती है, आप समझ गए। अब उसको आपने कोई भी शेप बनाया और उसको आपने हल्का सा टच कर दिया, तो वो क्या है, जैसा ही आपने टच किया है उसके ऊपर वो आपका हाथ के जो फिंगर्स है वहां पे छप जाती है। तो वो क्या होता है, वहां पर उसमें इलास्टिसिटी नेग्लिजिबल है। वो अपनी ओरिजिनल जो पहले जो उसकी शेप थी उसको रीगेन थोड़ी करती है, नहीं, आपने जैसा शेप चाहे वैसा बना लो, तो वो क्या है, गीली मिट्टी हो गई। फिर दूसरा वैक्स जो होता है, वैक्स का आपने, वैक्स जो मोमबत्ती से निकलता है, आपको पता ही, आपको वैक्स है, उस वैक्स को आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसकी डिफॉर्मेशन आ गई, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। आप जो आटा लगाते हो ना किचन के अंदर, जो आपके घर पे, सभी के घर पे लगता है, आपके ही क्या, तो वहां पे जो आटा लगाया जाता है, तो आटा लगाकर उसको रख देते हैं, उसके अंदर आप फिंगर चुभा देते हो, उसको खींच के बड़ा कर देते हो, तो क्या वापस ओरिजिनल शेप में चला जाता है, वो नहीं जाता। तो दैट इज ऑल्सो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक का मतलब वो नहीं जो हम बोलते हैं कि ये प्लास्टिक है, नहीं, वो नहीं। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो एक बार जिसकी डिफॉर्मेशन आ गया, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन आ जाता है, शेप साइज चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिक। उस बिहेवियर को, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी के लिए भी लिख देता हूं द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट डू नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नॉन एज ए प्लास्टिसिटी। अब तो प्लास्टिसिटी क्या हो गई, जिसके कारण ओरिजिनल शेप भी नहीं रहती, उसकी ओरिजिनल साइज भी नहीं रहती। इसका एग्जांपल वेट क्ले, और आपके पास जो वैक्स, जो आटा जो आप लगा लेते हो, तो वो सब चीजें जो है ना वो इसकी प्लास्टिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं,
वहां पर आप थोड़ा भी फोर्स लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो आगे देखते हैं। देखो मैंने ये जो चार चीजें लिखवाई है ना, नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स में भी वही चीज है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके लिए हर जगह पे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें कि जैसे कोई रोप होती है, जो रस्सी होती है, जिसके हम यहां पर उसके ऊपर लटक के हम उसके लटक के झूलने की, स्विंग करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे हम तो फोर्स उसके लिए नीचे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन उस रस्सी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो उसको वापस बैलेंस करके उसको रस्सी के लिए हमको वहां पे ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो वहां पर वो उसकी शेप को बिल्कुल कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। फिर एग्जांपल हम यहां पर और लें, मान लो कोई पानी की कोई लेयर है, कोई लिक्विड की कोई लेयर है, उसके ऊपर हम कोई प्लेट रख देते हैं, पतली प्लेट होती है, और वो प्लेट अगर वहां पर फ्लोट करने के लिए चलती है, फ्लोट करती है, तो कैसा होता है सिस्टम, वहां पर ठीक वैसा ही होता है कि जैसे ये पूरा जाल बना हुआ है, ये पूरा नेट बना हुआ है, और उसके ऊपर आपने जो प्लेट है वो रख दिया, जो शीट है वो रख दी, और वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगती है। अब अकेला एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, वो तो उसको बियर नहीं कर पाता, वो तो चला जाता, उसके साथ डूब जाता, लेकिन इतना सारा जाल बना हुआ है, सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिलकर उसको फ्लोट करने के लिए पॉसिबल बना देते हैं। जैसे कि एक कोई सिंगल एक रस्सी होती है, क्या हम रस्सी बांध देते हैं, क्या वो हमारा वजन नहीं उठा पाती, उसका छोटा सा टुकड़ा, लेकिन हम पूरा नेट अगर बना लेते हैं, पूरा जाल बना लेते हैं, फिर हम दो जगहों के बीच में बांध करके उसके अंदर हम आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वहां पर वो एक जाल पूरा बना हुआ है, जहां पे वो रस्सियां एक दूसरे के साथ टाई करी हुई है, वो एक नेट बना के फिर हम उसके अंदर आराम से रह सकते हैं, उसके अंदर आराम से हम स्विंग कर सकते हैं। मछलियां पकड़ने के लिए क्या होता है, वही चीज होती है, पूरा नेट बनाते, वो पूरा नेट जो है ना, वो एक साथ उस मछली के या इतने सारी मछलियों के वजन को वहां पर वो होल्ड कर सकता है। इसका एग्जांपल जैसे बैलून हो गया, बैलून के ऊपर क्या है, आप अंदर उसके अंदर हवा भर रहे हो, उसके अंदर फोर्स लगा रहे हो, तो वहां पर वो एक अकेला मॉलिक्यूल उस बैलून की वॉल के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, लेकिन आपने क्या किया, पूरी वहां पर हवा जैसी फिल करी है, फिर भरी है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पर वो जाल है। क्योंकि क्या बोला, अगर ये जो फोर्स है एक डिस्टेंस से ज्यादा कम होने पर रिपल्शन करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, अगर आपने जो खींच के बड़ा किया है तो साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ऐसा ही तो होगा। तो आपने क्या किया, बैलून के अंदर हवा भर रहे हो, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर वो रिपेल नहीं करते मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आए, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम रह सकता था, उसको जो आपके पास बैलून हो तो फुलाने की जरूरत ही नहीं होती, है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और वो पूरा बैलून फूल जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे आपके पास कोई आयरन बॉक्स है, कोई तेल डिब्बा है, ऑयल का तेल का डिब्बा है, टीन होता है, उसके अंदर आपने तेल डाला, पानी डाला, लिक्विड डाला, कुछ भी डाला, तो उसके अंदर क्या है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो डिब्बे के जो जाल बना हुआ है, उसके जो मॉलिक्यूल्स जो है उस उसके, तो मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे को खींच करके पूरे पैक रखते हैं और उसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, जिससे कि वो उसके अंदर ही रहता है, उसके नीचे नहीं जाता। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाने के लिए किसी डिब्बे के अंदर हम वॉल्यूम फिल करते हैं, तेल है, पानी है, मिल्क है, कुछ भी हो वो फिल करते हैं, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो लिक्विड लेयर के ऊपर हम कोई प्लेट रखते हैं, वहां पे वो जो फोर्स है थोड़े कम होते हैं, तो वहां पर डूबने के चांस भी होते हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर अगर हम लिक्विड फिल करते हैं, तो वहां पर सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहां पर उसको फैलने नहीं देता, वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो ये चीजें अलग अलग है। जैसे आप सॉलिड के अंदर भी, मैं कोई आपके सामने कोई एक जो अब जो पॉलीथीन आती है, पॉलीबैग जो आते हैं, उसके अंदर हम अगर लिक्विड डालने की कोशिश करें पॉलीथीन के अंदर, तो उसको बहुत ज्यादा डर रहता है उसके फैल जाने का, क्योंकि थोड़ा सा भी फूट गया, थोड़ा सा भी कहीं से लीक हो गया, पूरा फैल जाता है, क्योंकि फिर उस जगह में ये जो नेट है, ये नेट क्या हो गया, जाल जो है वो ब्रेक हो गया वहां पे, इसीलिए तो वो फैल जाता है आगे। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है ना, यही सब जगह पे हमारे लिए काम करती है। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, एक्सटर्नल फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो सब आपने यहां पर देख लिया।
अगर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी क्या डिस्कस हो गया? हो गया। प्लास्टिसिटी क्या डिस्कस हो गया? हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको अब नहीं करेंगे फिर से। क्या हमने रिस्टोरिंग फोर्स डिस्कस कर लिया? कर लिया। डिफॉर्मिंग फोर्स कर लिया? कर लिया। तो इतनी सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कशन कर ली है। तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको टॉपिक समझ में आया है, कितना आया है और आपका क्या सजेशन है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहां पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी फिजिक्स के लेक्चर उनको भी लाभ मिले। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, टॉपिक आपको कितना समझ में आया है। और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कौन सी चीज ऐड करूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और अपने आने वाले जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।